हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग की है जो अपनी इंडियन हिस्ट्री की क्लास नंबर 3। आज हम लोग देखेंगे वैदिक पीरियड। ठीक है, जब बात होती है कि वैदिक पीरियड या वैदिक एज को, तो ये आपकी एक लंबी घटना है। ये लगभग 1000 ईयर की आपकी घटना होती है। ठीक है, लगभग, यानी अब हम देखेंगे इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका ड्यूरेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक एज, और जो सेकेंड आपका पीरियड आता है उसको हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक एज। ठीक है, लेटर वैदिक एज, ध्यान रहे। तो एक आपका हो गया ऋग्वैदिक एज या ऋग्वैदिक पीरियड, और सेकेंड पार्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है लेटर वैदिक एज। ध्यान देंगे, आपको ऋग्वैदिक एज बेसिकली इसका नाम किसके आधार पर पड़ता है? तो जो हमारे पास 4 वेद है, ठीक है, आप उन चारों वेदों का नाम कमेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास 4 वेद है, उन 4 वेद में से जो सबसे प्राचीन और जो सबसे पहला वेद है हम लोग कह सकते हैं वो आपका ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के आधार पर क्या इस ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक एज, इस ड्यूरेशन का नाम पड़ता है। अर्थात जो आपके अन्य 3 वेद पढ़ते हैं, जो लेटर वैदिक के आपके वेद हैं, ठीक है, जिसमें आपका अथर्ववेद आता है, जिसमें आपका यजुर्वेद आता है, जिसमें आपका सामवेद आता है, ध्यान रहे, जिसमें आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं सामवेद आता है, ये आपके लेटर वैदिक पीरियड के वेद हैं। ध्यान रहे, जैसे आपका लेटर वैदिक एज के, ये ध्यान क्या है, इसमें आपके 3 आते हैं, वो आपका है, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है, आपका अथर्ववेद, आपका अथर्ववेद और आपका सामवेद। ठीक है, ये 3 आपका इस ड्यूरेशन में आता है। यानी जो आपकी वैदिक पीरियड है उसकी हिस्ट्री जो थी, उस समय सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, उस समय की धार्मिक व्यवस्था कैसे थी, उस समय का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था, ये सारी चीजें हम लोग को कहां से पता चलती है? तो ऋग्वेद से पता चलेगी। और जो लेटर वैदिक एज है, तो जो लेटर वैदिक लिटरेचर्स हैं वो क्या करेंगी आपकी, ठीक है, इस ड्यूरेशन की जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले तो हम लोग छोटा छोटा फैक्ट देख लेंगे। ठीक है, छोटा छोटा फैक्ट देखेंगे। जैसे पहली बात ध्यान देना है, अब मैं अपने आईपैड को एक बार पैर पे रख लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा लिखने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखिए, तो जो आपको अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेदिक एज जो है, एज आपका जो है वो 1500 से 1000 बीसी तक का ड्यूरेशन आपका। यानी कि लगभग क्या है आपके 500 ईयर का, लगभग आपके 500 सालों का ये अध्ययन है। लगभग 500 ईयर का अध्ययन है ये, 500 ईयर की आपकी स्टडी है, 500 सालों की आपकी अध्ययन है। इस ड्यूरेशन के बारे में हमको जानने के जो सोर्स है उसमें आपके 2 सोर्स आते हैं। एक तो आपका भाई लिटरेचर है, ठीक है, एक आपका लिटरेचर हो गया। दूसरी आपकी क्या होगी, जो आर्कियोलॉजिकल आपके पास सोर्सेज हैं, यानी जो आपके पास ध्यान है, जो आपके पास पुरातात्विक स्रोत है, यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपके आर्कियोलॉजिकल मतलब आपके पास जो पुरातात्विक स्रोत है, और लिटरेचर सोर्स मतलब आपके पास जो साहित्यिक स्रोत है। तो हमारे पास साहित्यिक स्रोत है और हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है। लिटरेचर सोर्स में आपका क्या नाम आता है? तो ये आपका नाम आता है, ध्यान देना है, इसमें आपके ऋग्वेद का नाम आता है। ठीक है, इसमें आपके ऋग्वेद का नाम आता है। यानी ऋग्वेद क्या करेगी, ऋग्वैदिक एज की जो विभिन्न आयाम हैं उन आयामों पे चर्चा करती है। जब आपकी अब हम लोग देखेंगे आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, जो सोर्सेज हैं उसमें आपके 2 अभिलेख आते हैं। एक आपका है कस्सी अभिलेख, ध्यान देना है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जो कस्सी अभिलेख है इसके बारे में ध्यान देना कि इस अभिलेख से हमको यह जानकारी मिलती है। ठीक है, कस्सी अभिलेख से हमको क्या जानकारी मिलती है? तो इससे जानकारी मिलेगी कि जो ईरानी आर्य थे, बेसिकली वैदिक पीरियड के डेवलपमेंट्स में माना था कि आर्यों की भूमिका थी। ठीक है, तो यहां पे माना था कि जो ईरानी आर्यंस थे, ईरानी, ठीक है, ईरानियन आर्यंस यानी ईरानी आर्य जो थे, ठीक है, ईरानी आर्यंस की एक शाखा भारत आई थी, इस बात की हमको जानकारी कौन देता है? तो इस बात की जानकारी हमको कस्सी अभिलेख देता है। कस्सी अभिलेख के द्वारा हमको ये जानकारी मिलती है कि ईरानी जो आर्यंस थे उनकी एक ब्रांच जो है ना, उनकी एक शाखा, उनकी एक जो ब्रांच है वो भारत आई थी। और इसके बाद से एक आपका है बोगाच कोई अभिलेख, इसको हम लोग मितन्नी का अभिलेख भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दूं, इसी को हम लोग मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं, मितन्नी, ठीक है, मितन्नी
अभिलेख, अभी को लिख के मैं छोटा सा लिख देता हूं, आप लोग समझना, इसी को हम लोग मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। अब हमको बात आती है कि भाई बोगाचकोई जो अभिलेख है, इससे हमको किस बात की जानकारी मिलती है, ठीक है, इससे हमको किस बात की जानकारी मिलती है, तो ध्यान देना, इससे हमको बेसिकली कहना जो वैदिक देवता थे, ठीक है, उसमें इनकी चर्चा मिली है। अब बात आती है कि वैदिक देवता कौन थे जिनकी चर्चा मिली है, तो इसमें आपकी इंद्र की चर्चा मिली है, इसमें आपके इंद्र के बारे में चर्चा है, इसमें आपके वरुण के बारे में चर्चा है, इसमें मित्र के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, मित्र के बारे में चर्चा है, इसमें नासत्य के बारे में चर्चा है, यानी जो ऋग्वैदिक ईश्वर थे, ठीक है, मुख्य जो ईश्वर थे, प्रमुख ईश्वर जो थे, उनके बारे में चर्चा आपकी कहां मिली है, बोगाचकोई अभिलेख से मिली है, ठीक है, बोगाचकोई के अभिलेख से मिली हुई, ठीक है, ध्यान रहा है। अच्छा, अब ये आपका हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग समझते हैं कि भैया, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऋग्वेद हमको पता है कि भाई सबसे प्राचीनतम वेद है, तो जाहिर सी बात है, और हमको पता है कि ऋग्वेद एक तो सबसे प्राचीनतम वेद है, दूसरी बात क्या है कि इसमें कुल 10 मंडल है, कुल क्या हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें कुल 10 मंडल है, ठीक है, इसमें क्या है, कुल 10 मंडल है। अब जानना है इन 10 मंडलों के जो रचयिता हैं वो अलग अलग है, इन 10 मंडलों के जो रचयिता हैं वो अलग अलग है। अब बात आती है कि क्या सर पहला मंडल सबसे ओल्ड होगा और 10वां सबसे न्यू होगा, तो आंसर आता नहीं, ये सभी मंडल विभिन्न समय काल में विभिन्न टाइम पीरियड्स में लिखे गए, ऐसा नहीं कि पहले पहला मंडल लिखा गया फिर दूसरा। इसमें जो सबसे प्राचीन मंडल है, ध्यान देना है, आपको समझना है, दूसरा से, ध्यान देना, यहां पे मैं लिख दूं, दूसरा से 7वां, हाँ, दूसरा से 7वां, ठीक है, दूसरा से आपका 7वां मंडल जो है दोस्त, ध्यान देना है, दूसरा से 7वां मंडल आपका सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल है, यानी डिवीजन है, सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक है। एक फैक्ट आप लोग को ये याद रखना चाहिए, एक फैक्ट आपको ये बात याद रखनी होगी, ठीक है, ध्यान देना है, आपका जो 4th मंडल, इसमें ध्यान देना है, जो इसमें 4th मंडल है, जिसमें 4th मंडल है, वो बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में वहां पे चर्चा की गई है, ठीक है, वहां पे कृषि कर्म के बारे में चर्चा की गई है, ध्यान देना है, वहां पे एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा की गई है। इसमें इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, आपको इसके बाद से क्या ध्यान देना, इसमें ध्यान देना कि जो आपका ये दूसरा से 7वां मंडल है ना, इसको एक विशेष गोत्र के द्वारा, मैं चलिए एक सेकंड, मुझे ये मैं काट देता हूं, ठीक है, दूसरा जो 7वां मंडल है, इसको एक विशेष गोत्र के, ठीक है, ऋषियों के द्वारा या रचना किया गया है, यानी इसके जो रचयिता हैं वो एक विशेष गोत्र से संबंधित है, एक विशेष गोत्र से संबंधित है, विशेष गोत्र से संबंधित है, ठीक है। यही रीजन है कि इस मंडल को हम लोग एक और नाम देते हैं, और इस मंडल को जो अगला नाम है वो है गोत्र मंडल, ध्यान देना है, इसका नाम है गोत्र मंडल, ठीक है, यानी क्लान डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। तो इन चीज के बारे में हम लोग क्या हुआ, लगभग जो हमको जानना था ये हम लोग समझ गए। अच्छा, ठीक है, जो इसमें आपका 10, इसमें कुल 10 मंडल हैं, और जो इसमें आपका 10th मंडल है, ठीक है, यहां पे कई जगह है, चलिए मैं यहां पे देता हूं, ठीक है, ध्यान देना है, और जो आपका 10th मंडल है, यानी जो आपका यहां पे 10वां मंडल है, इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में चर्चा किया गया है, इसमें क्या आपके कास्ट सिस्टम के बारे में चर्चा किया गया है, पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में, ठीक है। एक चीज आप लोग के दिमाग में ये चीज आने रही है। अब जान देंगे वैदिक ड्यूरेशन को नॉर्मली माना जाता है कि ये आर्यंस का ड्यूरेशन था, ठीक है, इसी के लिए कितने लोग इसको आर्यकाल भी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देना है। अच्छा, जो वैदिक ड्यूरेशन का प्रसार है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ये गंगा वैली में नहीं हुआ, इसका प्रसार ध्यान देना है, इसका प्रसार आपके गंगा वैली में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब ध्यान देना है, इस स्टेटमेंट को ध्यान देंगे, ठीक है, यानी इसका विस्तार अभी गंगा वैली तक नहीं है, ठीक है, आपके
पश्चिमोत्तर वाले हिस्से से, बेसिकली ये सप्त सिंधु वाला जो क्षेत्र था ना, जो पंजाब का बेल्ट माना जाता है, वहां पे इसका ज्यादा प्रसार देखने को मिलता है। ठीक है, अब ध्यान देना है। अब चूंकि बात आती है कि भैया कि ये आर्यों के द्वारा विकसित की गई एक ड्यूरेशन है, एक कल्चर है, तो जाहिर सी बात है कि आर्य थे कौन। ठीक है, आर्य थे कौन, ये बात क्या होगी, ये चर्चा का विषय होगी। तो क्वेश्चन बन क्या सकता है, और आता भी है, यूपीपीसीएस क्वेश्चन देती भी है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आता भी है। जो वैदिक पीरियड के क्वेश्चन है वो मैं, ठीक है, या तो लास्ट में करा दूंगा, अगर क्लास बहुत लंबी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, वैदिक पीरियड के क्वेश्चंस को 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बना के अब करा के आप लोग के बीच में और रख दूंगा। ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, अभी आपको ध्यान देना है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान के ऊपर क्या है, विद्वानों में, स्कॉलर्स में क्या है, बहुत मतभेद है। ठीक है, यानी एक मत नहीं है कि ये स्कॉलर इस जगह के थे। अब बात आती है, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए, जैसे उत्तरी ध्रुव को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ध्यान देना है, उत्तरी ध्रुव को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, यानी तिलक जी के द्वारा क्या माना जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था, आर्यों का मूल निवास स्थान आपका उत्तरी ध्रुव था। अब बताइए कि किसके द्वारा, किस विद्वान के द्वारा तिब्बत माना जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान था, तो तिब्बत माना जाता है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती जी का यह मानना है, सरस्वती जी का मानना है कि इनका मूल निवास स्थान कहां था, इनका मूल निवास स्थान आपका तिब्बत था। अब इसके बाद से एक विद्वानों का ग्रुप आता है, वो कहता नहीं मध्य एशिया था, यानी मिडल एशिया जो था वो क्या था, वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। कौन सी जगह, तो मध्य एशिया। ठीक है, तो मध्य एशिया के बारे में आपका माना जाता है, ये मैक्स मूलर का स्टेटमेंट था, मैक्स मूलर का। ये ऊपर के जो 3 स्टेटमेंट है ये आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर। ठीक है, और ये सर्वाधिक मान्य, सर्वाधिक, यहां पे मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक एक्सेप्टेबल यानी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत यही है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है आपका यही है कि ये मध्य एशिया के होंगे। अच्छा, इसके बाद से आता है सप्त सिंधु प्रदेश, ध्यान देना है। इसके बाद से एक आपका आता है, वो आता है आपका सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, ठीक है, एक आपका क्या आएगा, एक आपका आता है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश बेसिकली जो पंजाब वाला बेल्ट है उस जगह को हम लोग नॉर्मली सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, सप्त सिंधु के नाम से, यानी 7 नदियों का क्षेत्र बेसिकली। ठीक है, जानते हैं हम लोग। अब देखिए सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में ये किसका मानना था कि सप्त सिंधु प्रदेश था, तो अविनाश चंद्र दास जी का मानना था कि सप्त सिंधु प्रदेश था। अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास, तो अविनाश चंद्र दास जी का ये स्टेटमेंट था। बात होती है किसने दक्षिणी ध्रुव एक्सेप्ट किया कि भाई दक्षिणी ध्रुव रहा होगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, सॉरी दक्षिणी रूस किसने माना, तो ये गार्डन चाइल्ड साहब का। ठीक है, हालांकि मैं इसको एक कलर का कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड साहब का मानना था, गार्डन, ठीक है, चाइल्ड साहब का मानना था कि ये लोग कहां के होंगे, ये लोग दक्षिणी रूस के होंगे। ब्रह्मर्ष देश के संदर्भ में बात आती है कि किसका स्टेटमेंट था, तो वो था गंगानाथ झा जी का, गंगानाथ झा। गंगानाथ झा जी का ये मानना था कि ये ब्रह्मर्ष देश से इनका संबंध होगा। ठीक है, जो डेन्यूब रिवर वाला बेल्ट है यानी हंगरी वाला जो बेल्ट है, वहां कौन मानता था, तो वो माना जाता, आपके ध्यान देना है, गाइल्स के द्वारा ये माना जाता था कि ये जगह आर्यंस का होगा। तो यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर पीटी एग्जाम, यहां से क्वेश्चन बनके आपका अक्सर आता रहता है। तो ये चीज हम लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। मैंने बोला कि जो सप्त सिंधु प्रदेश था ये मेनली माना जाता था कि ये मूल निवास रहा होगा किसका, वैदिक काल के लोगों का। ठीक है, इसको हम लोग 7 नदियों के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, और ये सप्त सिंधु का जो क्षेत्र था ये आपके पंजाब वाले बेल्ट में क्या था, विस्तृत था। अब ध्यान देना है। ठीक है, अब एक ध्यान देना है, वैदिक पीरियड का ध्यान देना है। वैदिक पीरियड में एक लोकेशन था, उस लोकेशन का नाम था ब्रह्मवर्त। उस लोकेशन का नाम है, ध्यान देना है, उस लोकेशन का नाम है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त नामक जो ये लोकेशन है
एक्चुअली इसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मवर्त नामक इस लोकेशन को कहा जाता था सेंटर ऑफ ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, सेंटर ऑफ, ठीक है, ऋग्वैदिक सेंटर ऑफ ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ब्रह्मवर्त देश के बारे में क्या है कि इसको सेंटर ऑफ ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के तौर पे माना जाता था। अब यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है, इस लेटर वैदिक के इस चार्ट को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा। चलिए यहां पे कहता हूं, अब मैं यहां पे क्या है थोड़ी सी चर्चा आपको ऋग्वैदिक रिवर्स के बारे में करने वाला हूं। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, ऋग्वैदिक कालीन नदियां, यहां से क्वेश्चन बन के आने की संभावना होती है, ठीक है, ध्यान देंगे। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद के ड्यूरेशन में 25 रिवर्स रहेंगी, लगभग 25 नदियों के बारे में इस पे चर्चा देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्या देखिए सर 25 रिवर का नाम याद करना है, तो नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं याद करना है, आपको ध्यान देना है, बिल्कुल नहीं याद करना है, ध्यान देना है। इस ड्यूरेशन में ऐसा माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या रही होगी, ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी ऐसा माना जाता है रही होगी सिंधु। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार सिंधु के ऊपर चर्चा किया गया है। हालांकि ऋग्वैदिक ड्यूरेशन का जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है, सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है, तो वो सर्वाधिक पवित्र नदी किसको मानी जाती है, सर्वाधिक पवित्र नदी आपको आपके सरस्वती को मानी जाती है, ठीक है, सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि इसको हम लोग कितनी बार कुछ वर्ड्स देते हैं, जैसे नदीतमा जैसे वर्ड देते हैं, ठीक है, नदीतमा, ठीक है, इसके बाद से नदीतमा इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मातेतमा भी बोलते हैं, ठीक है, नदीतमा यानी नदियों की, ठीक है, यानी मदर ऑफ रिवर्स, नदीतमा का मतलब हो जाता है नॉर्मली मदर ऑफ रिवर्स। इसी तरीके से इसको हम लोग एक और वर्ड देते हैं, उस वर्ड का नाम है मातेतमा। तो ये कुछ वर्ड हम लोग देते हैं किसको, तो ये वर्ड देते हैं हम लोग सरस्वती रिवर को। आप बताते रहिए कि सर क्या गंगा के बारे में भी कुछ चर्चा किया गया है, गंगा के बारे में या नहीं किया गया है, तो कि भैया गंगा और गंगा के ईस्ट में एक उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है यमुना। कि क्या सर गंगा और यमुना के बारे में भी कुछ चर्चा की गई है, गंगा और यमुना के बारे में? तो दोस्त ध्यान देना कि इसमें यमुना जाहिर सी बात है कि भैया ये ईस्टर्न बेल्ट पे डेवलप है, तो जब ईस्टर्न डेवलप है तो सबसे पहले क्या मिलेगा, यमुना मिलेगा। तो सबसे ज्यादा चर्चा गंगा और यमुना में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी मिलेगी, जाहिर सी बात है ना कि वो आपके, मैं मिटा दूंगा मैं, इधर डेवलप एक संस्कृति है, तो जाहिर सी बात है ये यमुना है, फिर इधर से सॉरी ये यमुना है और ये गंगा में आके मिक्स होती है। तो सबसे पहले कौन सी रिवर पड़ रही है, यमुना मिल रही है, फिर गंगा मिल रही है। तो चर्चा सबसे ज्यादा किसके बारे में होगा, चर्चा सबसे ज्यादा आपकी यमुना के बारे में होगा। तो इसमें यमुना के बारे में एक डाटा मिलता है कि यमुना के बारे में इसमें 3 बार चर्चा की गई है, ध्यान देना है, यमुना के बारे में ध्यान देना है, इसमें 3 टाइम उल्लेख किया गया है, और गंगा के बारे में इसमें 1 टाइम उल्लेख किया गया है। यानी गंगा और यमुना इस ड्यूरेशन के भी महत्वपूर्ण नदियां नहीं थी। एक्चुअली क्या था ना, देखिए गंगा का जो वैली था ये काफी फॉरेस्टेड एरिया था, और अभी यहाँ पे एक्चुअली लोगों का बसावट ही नहीं है। यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स हैं, लेकिन कुछ ट्राइबल्स किनारे, हालांकि वैदिक पीरियड ट्राइबल्स ही पीरियड है, ये कबायली जीवन का एग्जाम्पल है, ध्यान देना है, ठीक है। तो लेकिन अभी उनका बसावट उधर गंगा वैली के साइड में नहीं हुआ है। गंगा वैली के साइड में उनका बसावट कब होगा, जो आपका लेटर वैदिक पीरियड आएगा उसमें होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा लेटर वैदिक एज देख लेते हैं, ठीक है, लेटर वैदिक एज देख लेते हैं। देखिए जो लेटर वैदिक आपका एज है, इसमें क्या है आपके पास, इसके भी जानने के आपके पास लिटरेचर सोर्सेज हैं, जिसमें आपके 3 वेद यानी ऋग्वेद को छोड़ के जो अन्य 3 वेद आपके पास है उनको वो आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक, जिनका डेवलपमेंट आपके लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है। ये लेटर वैदिक लिटरेचर्स आपको बेसिकली इस ड्यूरेशन के बारे में जानकारी देते हैं, ध्यान देना है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है, अब हमारे पास क्या दिमाग में आ गया, अब हमारे दिमाग में आ गया हमारे पास कुल कितने वेद हैं, तो हमारे पास
कुल 4 वेद हैं। अब ध्यान देना है, हमारे पास क्या है, कुल 4 वेद है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कुल 4 वेद हैं। जो 4 वेद हमारे पास वो क्या है, उनका नाम है, आपका ध्यान देना है, उनका नाम है ऋग्वेद, उनका नाम है यजुर्वेद, ठीक है, उनका नाम है आपका सामवेद, उनका नाम है आपका अथर्ववेद। ये आपके पास क्या है, 4 वेद है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 4 वेद है। ठीक है, अब ध्यान देना है, इन 4 वेदों में, ठीक है, इसमें हम लोग अगर ऋग्वेद को देखें तो ये सबसे पुराना वेद है। अब क्या है, इन सभी वेदों के अपने अपने क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इन सभी वेदों के अपने अपने क्या है, इन सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। ये आता भी है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, ग्रंथ, ग्रंथ है यानी, ठीक है, अब पूछता भी है कि निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध इससे है उससे है। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता भी है, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में। अब ध्यान देना है, ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक का नाम है ऐतरेय और दूसरे का नाम है कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब बताते कि भाई यजुर्वेद का क्या हाल चाल है। ठीक है, क्या यजुर्वेद के पास ब्राह्मण है, तो एकदम है। ठीक है, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है, आप जानना है, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। ठीक है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैत्तिरीय और सतपथ, सतपथ। अब बोलते कि सर क्या यजुर्वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो बिल्कुल है। जानना है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पंचविश, पंचविश कहते हैं। और इसी पंचविश को हम लोग क्या कहते हैं, जानना है, इसी को हम लोग कहते हैं तांड्य ब्राह्मण, तांड्य, तांड्य भी कहते हैं। ठीक है, पंचविश के बारे में अक्सर क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आया है। अब अगली बात आती है कि सर अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद के पास भी क्या अपने ब्राह्मण है, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम है गोपथ। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम है गोपथ। अब ध्यान देना है, इसी तरीके से सबके पास क्या है, अपने उपनिषद है। उपनिषद क्या करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसके लिए फिलॉसफी में इनको पढ़ाया भी जाता है। उपनिषद क्या करते हैं, इनकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं, ध्यान देना है, वो भी वही 2 हैं जो उनका नाम है। ठीक है, ब्राह्मण जो इनके हैं, ठीक है, ऐतरेय एवं कौशितकी, यही क्या है, यहाँ पे ऐतरेय एवं कौशितकी क्या है, इनके उपनिषद भी हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि ऐतरेय एवं कौशितकी किसके उपनिषद है, तो ऐतरेय एवं कौशितकी आपके ऋग्वेद के उपनिषद है। क्लियर बात। अब अगली बात याद है आपकी यजुर्वेद की। ठीक है, यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद के पास ध्यान देना है, सबसे ज्यादा आपके उपनिषद हैं। यहाँ पे सबसे प्रमुख उपनिषदों के नाम मैं आपको लिख दूं, बृहदारण्यक। ठीक है, मैं किसी और कलर से लिख देता हूं इसको, बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक, यजुर्वेद के मैं उपनिषद को लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना है, तो हो गया आपका बृहदारण्यक। ठीक है, तैत्तिरीय, ठीक, एक तो आपका खुद है ही तैत्तिरीय है आपका, तो बृहदारण्यक आपका हो गया, आपका तैत्तिरीय हो गया। ध्यान देना है, इसी के साथ साथ आपका एक और है, उसका नाम है श्वेताश्वर, लेकिन मेनली यही आपका ध्रुव है। ठीक है, यही मेनली आपका इसमें 2 पड़ता है। अब बताइए भैया पंच सामवेद, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश या तांड है, क्या उसके पास भी अपना उपनिषद है, तो आइए देखते हैं। सामवेद का है आपका, ध्यान देना है, छांदोग्य उपनिषद। इसका आपका क्या है, इसके उपनिषद का नाम है आपका छांदोग्य। इसके उपनिषद का नाम क्या है, छांदोग्य। अथर्ववेद का क्या अपना उपनिषद है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मांडुक उपनिषद। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिकली मांडुक उपनिषद आपका, ये आपका हो गया अथर्ववेद का। अच्छा, जो ऋग्वेद है, ध्यान देना है, इसमें क्या है, बेसिकली आपकी स्तुतियां हैं। इसमें क्या है, ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है आपकी, बेसिकली ऋग्वेद में मैं आपको बता दूं यहाँ पे एरो करके कि ऋग्वेद में बेसिकली क्या है, ईश्वर की स्तुतियां हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें बेसिकली देवताओं की स्तुतियां हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं। स्तुति तो ऊपर छोटा हो रहेगा,
स्तुतियां हैं। ठीक है, यजुर्वेद क्या है? ठीक है, ध्यान देना, यजुर्वेद क्या है? ठीक, आते हैं। देखिए, अब साम का मतलब ही गान होता है। ठीक है, साम का मतलब ही क्या होता है? गान होता है। यानी ये बेसिकली क्या है ना, ये बेसिकली साम का मतलब गान होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं ये, ठीक है, कि ये गान या गायन से संबंधित इसमें विषय है। ठीक है, गान या गायन से रिलेटेड। ठीक है, गायन यानी लयबद्ध रूप में इसको इसका रचना किया है, गायन से रिलेटेड है ये, समझ रहा है? ये क्या बेसिकली आपकी गायन से रिलेटेड है, गायन से संबंधित है। साम का मतलब ही गाने से होता है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, आपका इसके बाद से आपका आता है यजुर्वेद। ध्यान देना है, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ से संबंधित जो चीजें हैं। ठीक है, यज्ञ से संबंधित, यज्ञ से संबंधित जो विधियां हैं, जो अनुष्ठान है, यज्ञ से संबंधित जो अनुष्ठान है या विधियां हैं, ठीक है, सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको यहां देखने को मिलेंगी। और अगला जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या है कि समाज में जाहिर होते के समय के साथ क्या है, बहुत दुख, पीड़ा, चिंताएं आ जाती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपको जादू टोना से संबंधित है। जादू टोना यानी या तंत्र मंत्र से संबंधित है। ये तंत्र मंत्र से संबंधित है, तंत्र मंत्र से संबंधित है। आगे बात, ठीक है, ये चीज आप लोग समझना है। अच्छा, तो ठीक है, अगर ऋग्वेद का आरण्यक आपसे पूछ ले तो ऋग्वेद का आरण्यक भी आपका यही है। ऐत्रेय एवं कौशिकी क्या है? आपके ऋग्वेद का आरण्यक भी है। ठीक है, जो आपका तैत्रीय एवं बृहदारण्यक है, यही तैत्रीय एवं बृहदारण्यक आपका आरण्यक है। किसका? ठीक है, आपके यजुर्वेद का। ठीक है, ये क्या है? आरण्यक है। अब बारी आती है आपके सामवेद की। ठीक है, कि सर सामवेद की क्या आरण्यक है? तो ध्यान देना, जो जैमिनी है आपके, ध्यान देना है, जैमिनी है वो आपका, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार करके, बस एक ही आपको याद करना है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं जैमिनी, जैमिनी, छांदोग्य, छांदोग्य। ठीक है, जैमिनी, छांदोग्य, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण है, सामवेद का ब्राह्मण है, सामवेद का ब्राह्मण है। ठीक है, ये चीज आता है। अच्छा, अब ध्यान देना है। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको मैं यहां पे होमवर्क दूंगा। आइए होमवर्क के लिए लीजिए आप लोग। ठीक है, कि सभी वेदों के, सभी वेदों के, सभी वेदों के उपवेद, उपवेद को कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें। ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहां पे आते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने देख लिया भाई कि इसमें कुल क्या है, इसमें कुल 10 मंडल है, ध्यान रहा है, इसमें कुल 10 मंडल है। ठीक है, सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद का जो अध्येता होता है, ध्यान देना है, ऋग्वेद का जो अध्येता होता है, मैं यहां पे क्या लिख दूं, उसको हम लोग होत्री कहते हैं। होत्री, होत्री क्या है? ऋग्वेद का अध्येता है, इसका अध्ययन करने वाला आपका कहलाता है, ठीक है, होत्री कहलाता है। ठीक, अब ध्यान रहे, अब जो ये आपके 3 ग्रंथ हैं, ठीक है, यानी जो आपका ये ऋग्वेद है, जो आपका ये यजुर्वेद है, और जो ये आपका सामवेद है, इन तीनों को संयुक्त रूप से, ध्यान देना है, इन तीनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इन तीनों को हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, वेद त्रयी कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे एक और, ये तो होमवर्क नंबर 1 हो गया। होमवर्क नंबर 2 आप लोग लिखिए। ठीक है, अपने पास पुराण कितने हैं? ठीक है, पुराण कितने हैं? क्वेश्चन मार्क
बताइए, ठीक है। और ध्यान देना है, ठीक है, पुराण कितने हैं, ये आपका दूसरा होमवर्क है, क्वेश्चन मार्क कर दिया, आपको बताना है। अब ध्यान देना है, लेकिन अगर इसी में से, ठीक है, अगर मैं इसमें से यानी ये वेद त्रयी में, ठीक है, ध्यान देना है, अगर मैं वेद त्रयी में अथर्व वेद को जोड़ दूं, अथर्व वेद को जोड़ दूं, तो आपका तैयार होती है, ध्यान देना है, आपकी संहिता तैयार होती है। यानी चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक, ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब हम लोग आते हैं ऋग्वैदिक ड्यूरेशन की सोसाइटी क्या थी, ऋग्वैदिक ड्यूरेशन की जो सोसाइटी थी इसके बारे में। ये फैक्चुअली आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं क्या बताऊं, ध्यान देना, हिस्ट्री का अध्ययन का जब 2 फेज में बांटा जाता है ना, जैसे क्या हुआ, पूरे के पूरे वैदिक पीरियड को क्या हुआ, 2 फेज में डिवाइड किया गया, ऋग्वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में चेंजिंग होगी, कुछ तो अंतर होगा, सोसाइटी बदल रही होगी, राजनीति बदल रही होगी, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना है, इकोनॉमी सिस्टम जब किसी की भी बदलेगी ना, इकोनॉमी सिस्टम, तो उसकी सोसाइटी भी बदल जाती है, उसका पॉलिटिकल इमेज भी बदल जाता है, कभी भी देखना आप, ठीक है। आप चाहे वो हड़प्पा में देखना, चाहे वो द्वितीय नगरीय क्रांति में देखना, चाहे वो सामंतों के एग्जाम्पल में देख लो, ठीक है, चाहे वो सामंतों के एग्जाम्पल में देख लो, चाहे वो लेटर वैदिक पीरियड में देख लो, कहीं देख लो तुम, तो होता क्या, आप देखिए, तो अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है कि इकोनॉमी सिस्टम डेवलप होगा, ठीक है। अभी मैं कैसे डेवलप होता है, मैं सब चीज बताता हूं। लाइव मैं सबसे पहले क्या करता हूं ना, आपको अर्थव्यवस्था ही पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाता हूं, सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाता हूं। आप देखेंगे आपका जो वैदिक पीरियड था ना, वैदिक, अब मैंने क्या है कि सबसे पहले यहां पे इकोनॉमिक सिस्टम मैंने लिखा है, यानी हेडिंग जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो वो वैदिक पीरियड के बारे में बता रहा हूं, और तुरंत मैं वहीं पे ऋग्वैदिक पीरियड समझा दूंगा, तुरंत, ठीक है। सोसाइटी पढ़ा रहा हूं, यानी पहले ऋग्वैदिक सोसाइटी पढ़ाऊंगा, और उसके तुरंत नीचे में क्या करूंगा, ठीक है, अगला टॉपिक पे आपको लेटर वैदिक सोसाइटी पढ़ा दूंगा, वहां पे आपको समझना आसान रहेगा। अब देखिए, अभी आप ध्यान देंगे कि जो अब ये क्या है, ये आर्यंस है, ये आर्यंस हैं, इस ड्यूरेशन में आपको एग्रीकल्चर का बहुत साक्ष्य देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड में आपको ध्यान देना है, एग्रीकल्चर के बहुत साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पशुचारण यहां पे खूब हो रहा है। यानी बेसिकली क्या है कि जो मुख्य आधार था इकोनॉमी का, जो यहां पे मुख्य आधार था, वो क्या रहा होगा, वो पशुपालन रहा होगा, ठीक है, पशुपालन रहा होगा, ठीक। अब जाहिर सी बात है, जब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण है, तो भाई किस पशु की सर्वाधिक महत्ता थी, तो ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक महत्व वाला पशु क्या होगा, गाय रही होगी। ऐसा इसलिए नहीं कि योगी जी आ गए, योगी जी कह दिए कि भैया सर्वाधिक महत्व की पशु जो है ना, वो क्या किया जाए, वो गाय को घोषित किया जाए, ठीक है। और उनके कहने के अनुसार क्या किया गया, गाय को सर्वाधिक महत्व का दर्जा दे दिया गया। नहीं, गाय को सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, ठीक है। आप देखना, इसके लिए एक वर्ड लिया गया है, इसको कहा जाता था अघन्या। गाय को क्या समझा जाता था, गाय को अघन्या माना जाता था, यानी हत्या ना करने योग्य, ठीक है, मारने योग्य गाय को नहीं समझा जाता था। नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड, यानी ये हत्या करने के योग्य, न मारे जाने के योग्य है, ठीक है, ये न मारे जाने की योग्य है। मैं आप लिख दूं, ये क्या है आपकी न, ठीक है, ये आपकी न मारे जाने की योग्य है, न मारे जाने के योग्य है। क्लियर बात, ये आपके न मारे जाने के योग्य है। सबसे मूल्यवान संपत्ति ऋग्वैदिक पीरियड में होती थी। इसका मतलब समझना कि इस ड्यूरेशन में जो धनी व्यक्ति होता था, जो रिच पर्सनालिटी होती थी, उनको हम लोग गोमत कहते थे। उनको क्या कहते थे, उनको गोमत कहते थे, जानना है, ठीक है। ये मैं उदाहरण देता हूं, उदाहरण लीजिए आप, एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या लेना है, गोमत। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, यानी गो मतलब सीधे गाय से रिप्रेजेंट आपको दिख रहा है, गाय से कनेक्शन दिख रहा है, तो जिसके पास ज्यादा से ज्यादा गाय थी उसको धनी माना जाता था। गविष्टि, इस ड्यूरेशन में गाय की खोज के लिए इंसानों की नियुक्ति की जाती थी। जो इंसान गाय की खोज करते थे उनको गविष्टि कहा जाता था, ठीक है। और गायों की रक्षा के लिए भी एक लोगों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको गोपति कहते थे। यानी इस ड्यूरेशन में मैक्सिमम लड़ाइयां, भाई सबसे मूल्यवान संपत्ति अगर गाय है, तो इसमें वार का सबसे अच्छा कारण क्या होगा, वार का सबसे अच्छा, अब बताइए ना, अगर मैं यहां पे आपको सपोज मैं रीजन बोल दूं, वार का क्या रीजन रहेगा, आपको मैंने एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया, तो वार का रीजन होगा काउ, गाय होगा, ठीक है। वार का अन्य कारण क्या होगा, चारागाह,
भाई मैं ज्यादा से ज्यादा गाय रख ले रहा हूं, लेकिन गायों को भोजन देने की मेरे पास क्या है, गायों को भोजन देने की मेरे पास व्यवस्था नहीं है। यह भी अच्छी बात तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चारागाह, ध्यान देना है, मैं चारागाह की खोज करूंगा। ठीक है, मैं चारागाह की खोज करूंगा। तो जहां मुझे चारागाह दिखेगा उन जगह को मैं जीतने की कोशिश करूंगा। तो इसी के लिए यहां पे सबसे ज्यादा वार का कारण है कि ये पीसीएस में क्वेश्चन नहीं करना इतना लॉजिकल। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में आना होगा तो आएगा। ठीक है, ध्यान देना है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस, सॉरी पीटी में, यूपीएससी और पीसीएस दोनों में आ सकते हैं। अच्छा, मैंने क्यों बोला कि भाई इस ड्यूरेशन में आपको एग्रीकल्चर की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखेगी, क्यों? ध्यान देना, ऋग्वेद में भाई इकोनॉमिक सिस्टम का भी के बारे में बात लिखी गई है, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ बात नहीं की गई है। ठीक है, ध्यान देना है। ऋग्वेद में आपको एक यव नामक वर्ड का यूज लिखा गया है। ऋग्वेद में आपको यव नामक एक वर्ड का यूज लिखा गया है, यव। ठीक है, यव नामक। इतिहासकार जब इस ऋग्वेद की स्टडी करते हैं तो उनका मानना है कि जो ये यव नामक वर्ड है ना, इसका मतलब होता होगा क्या, इसका मतलब ग्रेन होता होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता होगा, इसका मतलब ग्रेन यानी अनाज होता होगा। तो जब अनाज का उतना मेंशन नहीं किया, मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी रही होगी आपकी सिंधु क्यों बोला हूं, क्योंकि मेंशन ज्यादा है। गाय सबसे मूल्यवान क्यों है, क्योंकि नाम लोगों के उसी के ऊपर रखे जा रहे हैं, अघन्या बोला जा रहा है, ये सारी चीजें बोली जा रही हैं, मतलब गाय इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे बॉटरी सिस्टम का सबसे अच्छा कारण रही होगी, यानी गायों का व्यापार में भी यूज किया जाता रहा होगा। ठीक है, ध्यान देना है। अब यहां पे ध्यान देना है। अब बताते कि क्या कौन सी फसल मेनली क्या है आपको ऋग्वेद में देखने को मिलती है। तो माना जाता है कि यहां पे मेनली आपके जौ की फसल देखने को मिलती है। ध्यान देना है, मेनली आपके जौ यानी बार्ले, जौ की फसल यहां पे की जाती थी। अन्य फसलों के बहुत साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर के बारे में केवल इतना लिख रहा हूं। और यहां पे जो अब ध्यान देना है, यहां पे जो हल यूज किए जाते थे ना, वो वुड के होते थे, यानी जो लकड़ी का हल यहां पर होता था। ध्यान देना है, मैं यहां पे लिख दूं, लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। आप समझिए ना कि लकड़ी के हल से गहरी जुताई होगी, तो आपका आंसर आएगा कि नहीं सर, लकड़ी के हल से गहरी जुताई नहीं की जा सकती है। और जब लकड़ी के हल से गहरी जुताई नहीं की जाएगी तो इसका मतलब क्या दोस्त, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं होगा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वुडन प्लाउ, तो वुडन प्लाउ से आप कभी भी, ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं पा सकते, यानी एग्रीकल्चर ज्यादा यहां पे फल फूल नहीं रही होगी। ठीक है, यहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फल फूल नहीं रही होगी। अच्छा, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं यहीं पे आपको एक सतपथ ब्राह्मण के बारे में बताता हूं। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण किस 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 वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, आते हैं देखते हैं, या हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सतपथ आपके यजुर्वेद का ब्राह्मण है, सतपथ आपके यजुर्वेद का। तो सतपथ ब्राह्मण एक बात बोलती है, सतपथ ब्राह्मण क्या बात बोलती है उसको समझिए आप लोग। सतपथ ब्राह्मण कहती है, सतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों का वर्णन है। अब ना, तो अब क्या है, सतपथ ब्राह्मण अब डिटेल में एग्रीकल्चर की बात बोल रहा है, यानी यजुर्वेद में एग्रीकल्चर की बात अच्छी खासी बोली गई है। तो जब एग्रीकल्चर की बात अच्छी खासी बोली गई है, अच्छी खासी वर्ड्स दिए गए एग्रीकल्चर पे, मतलब लेटर वैदिक में क्या हुआ होगा, लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला होगा, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला। एग्रीकल्चर को बढ़ावा कैसे मिला होगा अभी मैं जस्ट ये भी बता दूंगा आपको, 10 सेकंड का टाइम दीजिए, आपको ये भी बता दूंगा। इसमें मेनली आपके जो कृषि कर्म होते थे वो चावल यानी राइस, गेहूं यानी व्हीट, उड़द, मूंग, ईटीसी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है। यानी अब फसलों में विविधता आ रही है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फसलों के एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस रखती होगी। ऐसा नहीं कि पशुपालन बंद हो गया, वो चल रहा है, उसके साथ एग्रीकल्चर की भी इंपॉर्टेंस में बढ़ती होगी, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ती होगी। आपको ऊपर यानी वैदिक पीरियड में उतने शिल्प कर्म देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां पे आपको शिल्प कर्म ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पे आपको शिल्प कर्म क्या होंगे, ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैं कैसे बता रहा हूं, देखिए ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में आपको कॉपर के एग्जांपल मिल जाएंगे। ऋग्वेद में क्या है, आपको ऋग्वेद में आपको कॉपर के एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, ऋग्वेद में आपको ब्रॉन्ज के एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रॉन्ज के एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कॉपर एवं ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज के एग्जाम्पल आपको देखने को ऋग्वेद में मिल रहे हैं, लेकिन आयरन का एग्जाम्पल आपको ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलेगा।
और कॉपर एवं ब्रांज की मदद से आप बहुत मजबूत हल नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब आयरन, आपको आयरन कहां देखने को मिलेगा? आयरन आपको देखने को मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। तो जब लेटर वैदिक पीरियड में आयरन मिलेगा, यानी अब कैसे हल मिलेंगे? तो अब स्टार्ट हो जाएंगे आपके लोहे के हल बनना प्रारंभ हो जाएंगे, लोहे के हल बनना। ठीक है, तो अब क्या शिल्प क्रम को कैसे बढ़ावा, कैसे मिला? अब भाई आयरन आ जा रहा है तो लोहे का, एक तो खेती में काम आ जा रहा है, वेपन्स बन रहे हैं, टूल्स बन रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, लोहे के। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, इस ड्यूरेशन में आपको शिल्प कर्म का क्या है, बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इनकी इकोनॉमी का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। ऋग्वेद में एक वर्ड मिलता है, उस वर्ड का नाम है अयस। ऋग्वेद में एक वर्ड मिलता है, उस वर्ड का नाम क्या है? उस वर्ड का नाम है अयस। और इस अयस का मतलब निकाला जाता है वो कॉपर एवं ब्रांज से संबंधित होगा, कॉपर एवं ब्रांज से संबंधित होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, और इकोनॉमी आप लोग समझ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी सोसाइटी को समझते हैं, इनकी सोसाइटी को समझते हैं। अब समझना कि पहले इनकी सोसाइटी कैसे, ट्राइबल सोसाइटी है। ट्राइबल सोसाइटी की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो एक समता मूलक यानी इक्वालिटी ओरिएंटेड सोसाइटी होती है। यानी क्या है, पहले ये भी क्या रहेंगे, पहले ये भी इक्वालिटी ओरिएंटेड सोसाइटी रहेंगे। जाहिर सी बात है ये भी क्या रहेंगे, पहले ये भी इक्वालिटी ओरिएंटेड सोसाइटी रहेंगे, समता मूलक समाज रहेंगे। ठीक है, समता मूलक समाज का मतलब क्या हो गया कि भाई इस ड्यूरेशन में आपको देखेंगे कि भैया कास्ट सिस्टम तो था ही था, कास्ट सिस्टम था, लेकिन ये ध्यान देना है, ये जो कास्ट सिस्टम था ये आपका ये जन्म आधारित ना होके कर्म आधारित था, यानी ये आपके ऑक्यूपेशन के बेस था। ये कैसा था? ऑक्यूपेशनल बेस्ड था। ठीक है, ध्यान देना। हाँ, दास प्रथा आपको ऋग्वेद में भी मिलेगी, दास प्रथा आपको ऋग्वेद में भी मिलती है, ये चीज दिमाग में रखना है। लेकिन ध्यान देना, अभी ये क्या है, अभी ये कर्म आधारित है, यानी ब्राह्मणों का कर्म बता दिया कि भैया कि तुम्हारा पूजा पाठ करना है, ये वो, लेकिन वो फिक्स नहीं है। जो पूजा पाठ कर रहा है वो ब्राह्मण हो जाएगा, जिसने शस्त्र उठा के राज्य की रक्षा किया वो क्षत्रिय हो जाएगा, जिसने बड़े कर्म यानी व्यापार वगैरह किया, यानी बेसिकली प्रोडक्शन के क्षेत्र से संबंधित रहा, उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित रहा, वो वैश्य होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो लोग होंगे वो क्या होंगे, जो किसी काम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो उच्च कुल में पैदा हुए, मेरे ही बेटे हो, यानी उस ड्यूरेशन में अगर वाले मेरे बेटे हैं तो वो आपके, ठीक है, सर्विस सेक्टर में आएंगे, सेवा के क्षेत्र में उनका काम रहेगा ऊपर के लोगों को सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो पहले डिवीजन इतना था। वुमेन स्टेटस देखेंगे तो पहले क्या था, महिलाओं की शिक्षा थी। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा का राइट था, महिलाओं के पास क्या है, आप देखेंगे महिलाओं के पास एजुकेशनल राइट्स था। इसी के लिए आपके पास देखेंगे ऋग्वेद में कई विदुषी महिलाएं, कई सारी, ठीक है, आपको स्कॉलर वुमेन्स देखने को मिलती हैं, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, ये सारे नाम आपको ठीक है, विश्ववारा, ये सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। इस ड्यूरेशन में जो पॉलिटिकल कमिटीज थी, जिसको हम लोग कहते हैं सभा एवं समिति, ठीक है, सभा एंड कमिटीज में भी देखेंगे कि महिलाएं पार्टिसिपेट क्या करते थे। ठीक है, बाल विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाल विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, महिला जब एक उम्र की प्राप्त करती थी फिर ही उनकी विवाह होती थी। ठीक है, विडो मैरिज की एग्जांपल, विडो मैरिज यानी ध्यान देना है जो विधवा विवाह थे उनके एग्जांपल। ठीक है, आप देखेंगे विधवा विवाह के आपके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, विधवा विवाह के एग्जाम्पल आपको देखने को इस ड्यूरेशन में मिलते हैं। ठीक है, उपनयन संस्कार भी महिलाओं का होता था। ठीक है, लड़कियों का उपनयन संस्कार भी इस ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि किया जाता था। इस ड्यूरेशन में आपको उपनयन संस्कार भी होते हुए देखेंगे। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या भैया कि महिलाओं की अच्छी खासी इज्जत थी। तो हम लोग कह रहे हैं कि वुमेन स्टेटस मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आ गया कि भाई जो वुमेन स्टेटस की बात है ना, वो ऋग्वैदिक इरा में कैसा होगा, वो वुमेन स्टेटस ऋग्वैदिक इरा में अच्छा खासा था। लेकिन लेटर वैदिक में ऐसा नहीं देखेंगे। लेटर वैदिक में ये सभा और समिति जो ना, इन्हीं की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाएगी, महिलाओं की भूमिका कम हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना है आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज कई इकाइयों में बटा था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकी एक इकाई थी जिसका नाम था फैमिली। ठीक है, ध्यान देना है, इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूं, नहीं ये कलर अच्छा नहीं है। ठीक है, फैमिली। ठीक है, फैमिली क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, समाज की सबसे छोटी इकाई थी फैमिली, परिवार। ठीक है,
ये वंशानुगत होते थे। एक ही यहाँ पे बेसिकली ज्वाइंट फैमिली के आपको एग्जांपल देखने को मिलते हैं रिक्वेटिक सोसाइटी में, यानी 3-4 पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते थे, यानी ठीक है, ध्यान देना इस बात को। आपको यहाँ पे विलेज, विस और जन, इट्स ये भी इकाइयां थी ऋग्वैदिक सोसाइटी की, ये इकाइयां आपको देखने को मिलती है। विस नामक जो, यानी जिसको क्लैन, जिसका बेसिकली मीनिंग है, ठीक है, ध्यान देना है, जो ये आपकी एक्चुअली पेन डिस्चार्ज, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जस्ट 2 मिनट का टाइम, ठीक है, पेन आपकी चार्ज होगी। देखिए यूपीपीएससी वालों से मैं एक चीज बोलूंगा, इस तरह से घटना चक्र आती है, आप लोग अपने साथ रखिए। देखिए अभी ये क्लास क्या है कि यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए, तो मैं थोड़ा एनालिटिकल एनालिसिस भी कर रहा हूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को थोड़ा इस किताब को साथ साथ खत्म करना है। जैसे अभी आप लोग चाहे ना, तो अब देखिए मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया, आप लोग चाहे जो यूपीपीएससी वाले जो हैं ध्यान दें हैं, वो लगभग 50 पेज तक आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, 50 पेज तक। आपकी 50 पेज की मैंने घटना चक्र आज की क्लास में पढ़ा डाली है, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे अभी पेन चार्ज हो रहा था, तब तक मैं आप लोग से जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है। एक्चुअली मैं आज टाइप नहीं कर पाया हूं, पर कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं कि, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी में 2010 में आया था, वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी क्या है, ठीक है। ऑप्शन में था धर्म, संघ एवं युद्ध का समन्वय, ठीक है, 3 मौसम, हिंदू धर्म की 3 देवताएं, या 3 वेदों का, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया वेद त्रयी क्या थे, वेद त्रयी में आपके क्या नहीं शामिल होता है, वेद त्रयी में केवल आपका अथर्व वेद शामिल नहीं होता है, और जब वेद त्रयी में आपके अथर्व वेद शामिल हो जाते हैं तो वो संहिता बन जाती है, ठीक है, ये मैंने करवाया है। यानी 2010 का ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, 2010 में ये उत्तराखंड में था और 95 में पहले आ चुका है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। एक बार आपके छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आपको मैंने बताया ये चीज, ठीक है। यूपीपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, चारों वेदों को मैच करवाया आपका, ठीक है, कि कौन संगीत स्रोत थे, कौन किसमें स्रोत एवं कर्मकांड था, किसमें तंत्र मंत्र था, किसमें प्रार्थनाएं थी, ठीक है। तो संगीत का मतलब मैंने बताया कि शाम का मतलब ही गान, तो भाई संगीत जाहिर सी बात है कि संगीत आपका हो जाएगा सामवेद से, ठीक है, संगीत आपका क्या हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मतलब कि स्रोत एवं प्रार्थना किसे थी, तो स्रोत एवं प्रार्थना मैंने पहले बताया कि स्तुतियां जो थी वो आपकी ऋग्वेद में थी, मैंने स्टार्ट में बताया है, ठीक है। अब क्या है, यानी आप लोग मतलब ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक एक चीज ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है। 2016 के आरओ में क्वेश्चन है ऋग्वेद क्या है, ठीक है, ऋग्वेद है तो स्रोतों का संकलन है, ये चीज मैंने आपको बताया। मैं करंट में कोई क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है, इसमें कुछ लिखा हो, ठीक है, ध्यान देना है। अब कामर का पेन चार्ज हो गई होगी, ठीक है, फिर बीच में एक्चुअली पेन 10% चार्ज है, मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। एक फैक्ट बस अपने दिमाग में रख लेना है, यहां पे एक फैक्ट बस ऋग्वेद वाले पोर्शन में कई जगह है, ठीक है, कई जगह नहीं है, मैं आपको यहां बता देता हूं, रुकिए, इसको यहां बता देता हूं, ठीक है, छूट गया था। देखिए ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद के संदर्भ में एक फैक्ट याद रखना है। अभी मैंने बैक ईयर पलटा तो मुझे एक फैक्ट अच्छा दिखा, वो चीज याद रखना, यूपीएससी ने इस फैक्ट को पूछा हुआ था। क्वेश्चन यूपीएससी ने 2010 में पूछा था कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, क्वेश्चन था कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। आर्य का संबंध किससे है, ऋग्वेद से, यानी वैदिक पीरियड से। तो आर्य और अफगानिस्तान के बीच में संबंध था, इसको कैसे पता चलता है, तो चूंकि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की भी कुछ नदियों का उल्लेख है, जैसे ध्यान देना है आपको, यहां पे अफगानिस्तान की जो जिन नदियों का उल्लेख है उसमें एक नदी का नाम है कुबा, ठीक है, ध्यान देना है आपका कुबा का उल्लेख है, ठीक है, कुबा का मतलब होता है काबुल नदी आपकी, कुबा, ठीक है। गोमती का उल्लेख है आपका, गोमती का उल्लेख है आपका, ठीक है, गोमती, गोमल, ठीक है, ध्यान देना है। इसके बाद से आपका एक उल्लेख आपका क्या है, सुवास्तु का उल्लेख है, सुवास्तु का उल्लेख है, सुवास्तु का उल्लेख है, सुवास्तु यानी स्वात नदी, ठीक है, स्वात। तो
ये क्या है, ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। ये क्या है, ये अफगानिस्तान, रिवर ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की नदियां हैं। ये अफगानिस्तान की नदियां हैं जिनका उल्लेख कहाँ किया गया है, जिनका उल्लेख आपके ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में ध्यान देना है, ऋग्वेद में इनका क्या किया है, मेंशन किया गया है, ठीक है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। मतलब ये उल्लेख लिख देता हूं, कुछ लोग डाउट में आ सकते हैं, उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये स्टार बना जाना, ये आपकी यूपीएससी ने, ठीक है, इसको 2010 में पूछा हुआ है, ठीक है, 2010 में पूछा है। यूपी पीसीएस ने सेम क्वेश्चन, यूपी पीसीएस ने सेम क्वेश्चन आपके 2000 में पूछा है, 2000, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं पेन कितनी चार्ज हुई है। एक चीज 16% चार्ज है, कोई नहीं, हमारी क्लास आधे घंटे की और हो सकती है। अब ध्यान देना, ऋग्वेद में जो आपका विस वर्ड का यूज हुआ है वो 170 टाइम, वो कितनी बार हुआ है, तो वो 170 टाइम, यानी ऋग्वेद की जो आपको पता कि समाज की जो एक इकाई थी विस, इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। और जो जन नामक इकाई है, ठीक है, जो क्लान मतलब विस, ठीक है, और जो जन नामक इकाई है इसका उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो इसका उल्लेख आप देख सकते हैं 275 टाइम हुआ है। कितनी बार हुआ है, 275 टाइम हुआ है, इसका उल्लेख 275 टाइम हुआ है। क्लियर बात। तो ये आपकी थी ऋग्वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक सोसाइटी। आप देखेंगे लेटर वैदिक सोसाइटी का क्या हाल चाल है। लेटर वैदिक सोसाइटी में आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा, ठीक है। पहले मैं ये समझाता हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये आप लोग जो ट्रायंगल बना उसको ध्यान देना, यानी ब्राह्मण को सर्वोच्च दर्जा मिलेगा, क्षत्रिय को उसके नीचे, वैश्या को उसके नीचे, शूद्रा को सबसे नीचे, शूद्रा को सबसे नीचे। अब देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में परस्पर सहयोग को बढ़ावा दिया गया, यानी जहां जरूरत पड़ेगी ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रियों को सहयोग देंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी क्षत्रिय क्या करेंगे, ब्राह्मणों को, ठीक है, यानी म्यूचुअल कॉपरेशन, यानी ठीक है, परस्पर सहयोग को बढ़ावा दिया गया, ठीक। तो यानी जाहिर सी बात है, ये दो लोग, एक का काम क्या है, एक ने एजुकेशन पे अपनी अच्छी पकड़ बनाई है और एक ने सिक्योरिटी पे अच्छी पकड़ बनाई है, यानी वो शासक वर्ग से, रूलर वर्ग से। अब क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वर्ग था ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी गई, वैश्यों को दे दी गई। यानी जाहिर बात है कि इकोनॉमी पे एक अच्छी पकड़ किसकी बन गई, वैश्य वर्ग की बन गई। यही रीजन है कि रिवेन्यू कौन देता था, कर देने का काम कौन करते थे, वो काम करते थे वैश्य वर्ग करते थे। अब ये बच गए, अब इनका काम था सर्विस देना। अब बोलोगे सर ये तो पहले भी था, बिल्कुल दोस्त था, लेकिन पहले बर्थ बेस्ड नहीं था, अब ये कैसा हो गया, अब ये बर्थ बेस्ड हो गया। ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय होगा, वैश्य का लड़का वैश्य होगा, और शूद्र का लड़का शूद्र होगा। लेकिन अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था, अभी अस्पृश्यता का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ये गुप्ता पीरियड में आता है। अस्पृश्यता का कॉन्सेप्ट आपके नहीं आता है। यहां तक कि उपनयन संस्कार ध्यान देना है, जो उपनयन राइट्स होते थे वो आपके टॉप 3 के थे। उपनयन अधिकार किसके थे, ब्राह्मणों के थे, क्षत्रियों के थे, वैश्यों के थे, यानी शूद्रों को इसके राइट्स नहीं थे, उपनयन राइट्स इनके पास नहीं थे। गोत्र प्रथा जो थी वो आपकी और भी तगड़ी तरीके से यहां पे व्यवस्थित होती है। गोत्र सिस्टम आपके ऋग्वैदिक पीरियड में भी था, लेकिन यहां पे स्ट्रिक्टली लागू होगी, ठीक है। आश्रम सिस्टम आएगा, यानी 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक आश्रम ब्रह्मचर्य होगा, दूसरा गृहस्थ होगा, तीसरा वानप्रस्थ होगा, चौथा संन्यास ऑप्शन होगा। इसके लिए नॉर्मली 25 ईयर का टाइम दिया जाता है, 25 वर्ष की इसकी साल निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये एक इंसान का मूलतः 100 वर्ष जिंदगी मान के ये डिवाइड किया गया है। गृहस्थ वालों को ध्यान देना है, गृहस्थ जीवन के जो लोग थे, यानी जिनकी उम्र 25 से 50 के बीच में होती थी, उनसे क्या कहता था, गृहस्थ आर्यों को 5 यज्ञों का अनुष्ठान होता था। बेसिकली इनका काम था कि 5 महायज्ञ इनको करने होते थे अपने जीवन में। ध्यान देना है, इनको क्या है, इनको बेसिकली 5 महायज्ञ करने होते थे। जो 5 महायज्ञ करने होते थे वो क्या था, एक यज्ञ को हम लोग कहते हैं ब्रह्मा यज्ञ या ऋषि यज्ञ के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, पठन पाठन अर्थात अथवा प्राचीन ऋषि की यहाँ पे जो कृतज्ञता थी, ठीक है, उससे रिलेटेड होता था। देव यज्ञ जो होता था, ठीक है, वो इसमें देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। पितृ यज्ञ जो होता था वो पितरों को तर्पण देता था, यानी जल भोजन आदि होता था, ठीक है।
अगला आपका मनुष्य यज्ञ होता था यानी अतिथि संस्कार होता था, और अगला आपका भूत यज्ञ या बलि यज्ञ होता था। ठीक है, इसमें समस्त जीवों की कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पे पक्षियों, चींटियों, श्वासों आदि को भोजन दिया जाता था। तो आगे क्वेश्चन आ सकता है, एक तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई पंच यज्ञ का कॉन्सेप्ट जो विद्यमान था वो निम्नलिखित में से, ठीक है, ध्यान देना है, निम्नलिखित में से। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने यहाँ पे क्लान सिस्टम जो लिखा है वो उत्तर वैदिक में लिखा है, लेकिन इसलिए लिखा ना कि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली आ गया, यहाँ पे कठोरता से आ गया, नहीं तो गोत्र सिस्टम जो है ना इसका वर्णन तो आपके ऋग्वेद में भी है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, गोत्र सिस्टम का वर्णन आपके ऋग्वेद में भी है। ठीक है, अब ये पंच महायज्ञ के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको करने में सक्षम होंगे। पंच महायज्ञ क्या है, उसमें ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है, ठीक है, मनुष्य यज्ञ यानी नृ यज्ञ है, और भूत यज्ञ है। ये 5 यज्ञ इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि इसमें कौन कौन से यज्ञ शामिल जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब चीज ध्यान देना, यहां पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं दोस्त, यहां पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, एक कीवर्ड आपको दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है, दुहिता। आप बात करते कि दुहिता किसको कहते हैं, तो दुहिता का आपको ऋग्वेद में मेंशन दिखेगा। एक्चुअली पुत्रियों के लिए ध्यान देना है, पुत्रियों को ऋग्वेद में पुत्रियों को दुहिता कहा जाता था। ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में पुत्रियों को, ऋग्वेद में पुत्रियों को, ठीक है, दुहिता कहा जाता था। बात होती कि सर अमाजु किसको कहते थे, तो देखिए अमाजु जो होते थे, ठीक है, ध्यान देना है, जो दीर्घ काल तक, लॉन्ग टाइम तक क्या था, दीर्घ काल तक, ठीक है, जो अविवाहित यानी नॉन मैरिड, अविवाहित जो कन्या होती थी, अविवाहित कन्या को हम लोग कहते थे अमाजु। ठीक है, अविवाहित कन्या को अमाजु कहते थे। अब अगला वर्ड आता आपका वहतु किसे कहते थे, ध्यान देना है। तो वहतु ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि बेटी की भी शादी कर रहे हैं और बेटी के साथ जो दान दहेज देता था, जैसे दहेज एक निगेटिव मीनिंग है, लेकिन ध्यान देना है कि जो उपहार एवं द्रव्य, ठीक है, जो उपहार एवं द्रव्य यानी जो गिफ्ट और जो मुद्राएं, ठीक है, कन्या को दी जाती थी या वधु को दी जाती, जो भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कन्या को दी जाती थी, यानी कन्या की विदाई के समय दी जाती थी। कन्या की विदाई के समय, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वहतु कहते हैं। ठीक है, ये टर्म्स हो गया। अब हम लोगों ने सोसाइटी देख लिया, इकोनॉमी देख लिया, अब हम लोग आते हैं इनके रिलीजन को समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, बेसिकली ध्यान देना, अभी एक ट्राइबल जीवन है, एक ट्राइबल लाइफ है। ठीक है, रिलीजन में देखेंगे बेसिकली 33 देवताओं का नाम आता है इसमें। ठीक है, और ये 33 देवता है, 3 ग्रुप्स के देवता माने जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, ठीक है, गॉड्स ऑफ अर्थ यानी, ठीक है, पृथ्वी के देवता। एक लोग को हम लोग कहते हैं गॉड ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के देवता। दूसरे को हम लोग कहते हैं गॉड ऑफ एयर, ठीक है, यानी वायु के देवता। और तीसरे को हम लोग कहते हैं गॉड्स ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष के देवता। ये 3 चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये इनको हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, सोम, अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। ठीक है, ये क्या है, ये गॉड ऑफ अर्थ है। वरुण, मित्र, पूषण, सूर्य और विष्णु ये गॉड ऑफ एयर है, यानी वायु के देवता है। और अंतरिक्ष के देवता में आपके इंद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, इन लोगों को हम लोग सामने करते हैं गॉड ऑफ स्पेस में। आप कुछ हाईलाइटेड चीज दिख रहे होंगे, जिन देवताओं के नाम आप हाईलाइटेड दिख रहे हैं, जैसे अग्नि, सोम, वरुण, सूर्य, विष्णु, इंद्र, पर्जन्य, ये मेन देवता है। ये क्या है, मेन देवता थे बेसिकली। अग्नि, ठीक है, जैसे इंद्र जो थे सबसे मेन थे, फिर अग्नि का नाम आता है, तो इंद्र, अग्नि, ये लोग क्या है, मुख्य देवता थे। जैसे इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, आज भी हम लोग इनको रेन ऑफ गॉड भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तब भी इनको रेन ऑफ गॉड के नाम से जानता था। ठीक है, तो इनको क्या है, इंद्र को हम लोग पुरंदर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था, पुरंदर के नाम से। और इंद्र के ऊपर आप देखेंगे ऋग्वेद में 250 सूक्त है, 250 सूक्त आपको इंद्र के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अग्नि के ऊपर ध्यान देना है, अग्नि के ऊपर आपको 200 सूक्त, ध्यान देना है, अग्नि के ऊपर आपको 200 सूक्त, 200 सूक्त देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण देवता हो गए।
वरुण को एक वर्ड दिया जाता था, वरुण को क्या कहा जाता था, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था, ठीक है, यानी ऋतुओं के बेसिकली देवता के तौर पर इनको नामित किया जाता था। कुछ फैक्ट्स, दो फैक्ट ध्यान देंगे। जब ऋग्वैदिक काल आता है, ये तो आपकी वैदिक पीरियड हो गया, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में अब जो ये इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण देवता थे, इनकी इंपॉर्टेंस घट जाएगी। अब सबसे प्रमुख देवता के तौर पे कौन नामित किया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्वोच्च स्थान पे देवता के तौर पे आते हैं, उनका नाम था प्रजापति। प्रजापति को क्या है, देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। प्रजापति को क्या होगा, देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा, सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा, ठीक है। इस ड्यूरेशन में यज्ञ की भूमिका में क्या होगा, आप देखेंगे इस ड्यूरेशन में यज्ञ कर्म में वृद्धि होगी। आपको कई सारे यज्ञ, आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे राजसूय यज्ञ का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना होगा आपने। ये सारे यज्ञ यहीं से निकल के आते हैं, ये सारे यज्ञ यहीं से निकल गए, ठीक है। एक था अग्निष्टोम यज्ञ था, ठीक है, ध्यान देना है। एक वाजपेय यज्ञ था, ठीक है, यहीं पे था। हिरण्यगर्भ यज्ञ, इन सारे यज्ञों का आपके नियम क्या आते हैं, यानी यज्ञों की भूमिका में अब वृद्धि हो जाएगी। और इन्हीं यज्ञों में बेसिकली क्या किया गया, पशु बलि को भी बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो अब क्या है, बेसिकली ये हुआ कि भाई देवता को खुश करने के लिए हमको पशु बलि देना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो धर्म में ये परिवर्तन आया लेटर वैदिक में। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंजिंग आई, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में तो ध्यान देना, वंशानुगत, पहले क्या था लेटर वैदिक में कि जो राजतंत्र था वो कैसा था, वो वंशानुगत राजतंत्र था, ठीक है। निर्वाचन आपको कभी कभी देखने को मिलता था, हालांकि तुलनात्मक आपको ज्यादा देखने को मिलता था, ठीक है। देखिए ऋग्वैदिक पीरियड में देखिए वंशानुगत राजतंत्र शासन भी मौजूद थे, निर्वाचन भी मौजूद था, ठीक है, निर्वाचन भी मौजूद था, लेकिन आपको निर्वाचन की भूमिका आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है आपको ऋग्वेद पीरियड में, ठीक है, ध्यान देना है। अब जो राजा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, राजा एक्चुअली क्या था, कबीले का नेता हुआ करता था, ठीक है। तो कबीले क्या है, अभी क्या है कि पशुओं की भूमिका है, गायों की भूमिका है, तो यानी मिलिट्री पावर, जो मिलिट्री लीडर होता था नॉर्मली उसी को किंग माना जाता था। तो एक्चुअल जो मिलिट्री लीडर था उसी को एज अ किंग एक्सेप्ट किया जाता था। इनको बलि नामक एक गिफ्ट दिया जाता था, जो कि ध्यान देना कि ये गिफ्ट होता था। गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आपको रेगुलर बेसिस पे गिफ्ट मिलता रहेगा, यानी गिफ्ट को आपको रेगुलर देने वाली चीज नहीं होती है, ये चीज दिमाग रखना है। गिफ्ट कोई रेगुलर देने वाली चीज नहीं थी। बलि एक टाइप की टैक्स था, एक टाइप का कर था जो राजा को दिया जाता था, लेकिन ये रेगुलर नहीं, ये एक उपहार था, ना कि एक रेगुलर टैक्स था, ठीक है। और मान लीजिए कि मिलिट्री लीडर है, लड़ाई भी करेगा, धन तो लूटना है भाई, इसमें चारागाह एवं गायों की खोज के लिए युद्ध खूब लड़े गए। तो जो लड़ा जाता था, जब धन का मतलब युद्धों में जब धन लूटा जाता था, धन पाया जाता था, तो उसका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा भारांश, एक बड़ा पार्ट क्या किया जाता था, किसको दिया जाता था, तो एक उसका बड़ा हिस्सा दिया जाता था, किसको, राजा को, ठीक है। ऋग्वेद में ध्यान देना है, राजा को गोप्ता जनस्य कहा गया है। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य कहा गया है, ध्यान देना क्या कहा गया है, गोप्ता जनस्य कहा गया है, ठीक है, गोप्ता जनस्य कहा गया है। और पूरा भेत्ता कहा गया है। ये दो वर्ड ऋग्वेद में ऋग्वेदिक कालीन राजाओं के बारे में, यानी मिलिट्री लीडर्स के बारे में लिखा गया। गोप्ता जनस्य का मतलब था कबीले का संरक्षक, ध्यान देना है, ठीक है। जो गुप्ता जनस्य का मतलब क्या है, गुप्ता जनस्य का मतलब था कबीले का संरक्षक, ध्यान देना है, ठीक है, यानी गार्जियन ऑफ द, ठीक है, जो क्लान था, यहां पे मैं लिख भी दूं, ठीक है। और पूरा भेत्ता का मतलब क्या होता है कि आपको जो नगर है उनको जीतता है, यानी नगरों को विजय प्राप्त करने वाला, यानी कॉन्करर ऑफ सिटीज, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब ध्यान देना है, इस ड्यूरेशन में पॉलिटिकल सिस्टम में ऋग्वेद में आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 समितियां देखने को मिलती है, जिसमें नाम था आपका एक सभा, जिसको हम लोग नॉर्मली असेंबली कहते हैं, समिति यानी जिसको हम लोग कमेटी कहते हैं, और तीसरी थी आपकी विदत, तीसरी आपकी थी विदत, ठीक है। विदत आपकी सबसे एंशिएंट कमिटी थी, सबसे प्राचीन कमिटी क्या थी, उसका नाम था विदत, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे सबसे पहले विदत को ही खत्म किया जाता है, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में आपको विदत नामक कमेटी देखने को नहीं मिलेगी। सभा जो थी ये वृद्ध जन की सभा थी, ध्यान देना है, ये वृद्ध जन की सभा थी, यानी काउंसिल ऑफ ओल्डर पीपल, ये क्या था, वृद्ध जन की सभा थी, यानी, ठीक है, यानी ये ओल्डर पीपल का काउंसिल था, ठीक है। मैं यहाँ पे अब
अब काउंसिल ऑफ ओल्डर पीपल क्या लिखूं, और ये क्या था, ये जो काउंसिल थी, समिति, ये साधारण जन की सभा थी, ध्यान देना है। ये ऑर्डिनरी पीपल या कॉमन एज के जो लोग थे उनकी कमिटीज थी ये, ठीक है। और लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे, बेसिकली आपको बताना है कि किस वेद में, ठीक है, सभा एवं समिति को, ठीक है, प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। ये बात आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमको बता सकते हैं, कमेंट करके हमको बता सकते हैं। क्लियर बात। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं, लेकिन जब ये लेटर वैदिक आ जाएगा, जब आपको सोसाइटी में, जब आपकी लेटर वैदिक सोसाइटी आती है, अब मैं यहां पे आपके लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूं। लेटर वैदिक, ठीक है, लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूं। लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूं। आइए लेटर वैदिक सोसाइटी के बारे में देखते हैं। देखिए, जो आपकी लेटर वैदिक सोसाइटी थी उसको आप देखिए, तो जो आपको यहां पे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है, जैसे सभा, समिति, विदत, इनके प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, यानी इनकी इन्फ्लुएंस क्या है वो कम हो जाएगी, इनका प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। पहली तो चेंजिंग यही देखने को मिलती है। जैसे विदत क्या है, विदत इस समय पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, ठीक है, मैं इसको, ठीक है, विदत पूरी तरीके से क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, विदत समाप्त हो जाएगी। क्लियर बात, विदत समाप्त हो जाएगी। अब बात आती है आपकी टैक्सेशन सिस्टम का क्या है। अभी क्या है, अभी एज अ गिफ्ट क्या दिया जा रहा है आपको, टाइप ऑफ गिफ्ट दिया जा रहा है बलि, लेकिन अब इसको, इस टैक्सेशन सिस्टम को क्या किया जाएगा, रेगुलर कर दिया जाएगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि कभी आप हमको कुछ मन किया तो लाके उपहार दे दिए, अब उपहार से काम ना चलो, अब हमको रेगुलर बेसिस पे टैक्स चाहिए, रेगुलर बेसिस पे। यानी अब इस समय के जो राजा होंगे ना, वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, क्योंकि अब वो रेगुलर टैक्सेस की मांग कर रहे हैं। क्यों रेगुलर टैक्सेस की मांग कर रहे हैं, ध्यान देना है, लोहे की यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में, यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो लेटर वैदिक पीरियड के लोग इकोनॉमिक तौर पे ज्यादा सक्षम है, देने में उनकी क्षमता है वैदिक पीरियड की तुलना में, तो इसी के लिए वो कहेंगे भैया अब हमको रेगुलर बेसिस पे चाहिए। और इसको कलेक्ट करने के लिए एक ऑफिसर बनाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं संग्रहिता, यानी कलेक्टर नामक एक ऑफिसर की नियुक्ति करते हैं, संग्रहिता नामक एक ऑफिसर की नियुक्ति करते हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम जो अभी क्या था, अभी रेगुलर बेस्ड नहीं था, अब उसको क्या करेंगे, अब उसको रेगुलर बेस्ड कर देंगे, ध्यान देना है, ठीक है, अब उसको रेगुलर बेस्ड कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक छोटी सी टॉपिक बची है, और जो छोटा सा टॉपिक बचा है उसका नाम है दशराज्य युद्ध, ठीक है, उसका नाम है, ध्यान देना है, उसका नाम है आपका दशराज्य युद्ध। तो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध के बाद से हम लोग का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन लगभग बीच में करा दिया है, ठीक है, एक यूपीएससी का और 2 पीसीएस का, बस मैंने टाइप फॉर्म में नहीं करा है, मैं टाइप फॉर्म में भी क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके आप लोग के बीच में दे दूंगा, ठीक है, या अगली क्लास में 5 मिनट के लिए रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि और या इसी क्लास में भी मैं कन्वर्ट कर लूंगा। एक्चुअली बस मैंने पेज यहाँ पे नहीं किया है, बाकी मेरे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ध्यान देना। आगे आते हैं, ध्यान देना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक है अपना दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध, दशराज्य युद्ध क्या था, बेसिकली ये भाई इस ड्यूरेशन के लोग क्या हैं, एक ट्राइबल्स हैं, तो ये इनडायरेक्टली क्या था, एक हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, जो कि कहां लड़ा गया, ये लड़ा गया आपके रावी नदी के तट पर, यानी बैंक ऑफ रावी, रावी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया, ठीक है। अच्छा, बात आती है कि किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो ध्यान देना, इसमें क्या है, ठीक है, इस युद्ध में ठीक है 5 अनार्य कबीले थे, ध्यान देना है, इसमें क्या है 5 अनार्य कबीले थे, ठीक है, और इसमें क्या है 5 आपके जो है, ठीक है, वो भारत के विरोध में, जानना है 5 आर्य कबीले थे, 5 आर्य कबीले थे, ठीक है। तो ये 10 कबीले एक तरफ थे, और एक तरफ आपके कौन थे, एक तरफ थे, ठीक है, वर्सेस भारत, ठीक है, भारत जन के विरुद्ध में ये लड़ा गया, ठीक है।
इस युद्ध में क्या हुआ, ठीक है, ध्यान देना है। एक्चुअली जो भरत कबीला था जिसकी जीत हो जाती है, जिसके राजा का नाम था सुदास, ठीक है, जिसके राजा का नाम था सुदास, ठीक है, चीज ध्यान देना है। अब देखिए होता क्या है, एक्चुअली जो भरत जन थे, ठीक है, भरत जन के गुरु हुआ करते थे विश्वामित्र जी। भरत जन के गुरु कौन होते थे? तो भरत जन के गुरु जो थे वो थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी, ध्यान देना है। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि इनके गुरु के तौर पे वशिष्ठ जी को नामित कर दिया जाता है, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट की नींव पड़ जाती है, ठीक है, वहीं से क्या होगी, इस कॉन्फ्लिक्ट की नींव पड़ जाएगी। अब देखना, एक तरफ क्या है, 5 अनार्य कबीले, 5 आर्य कबीले, यानी कितने लोग हैं, इधर हैं 10 लोग हैं, ठीक है, इधर 10 लोग हैं। 10 लोग किससे मिलकर वार कर रहे हैं? भरत जन से मिलकर वार कर रहे हैं। इसके लिए पेपर में एक बार यूपीपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन बना दिया कि कितने लोगों ने, कितने कबीलों के बीच का युद्ध है, तो ये 11 कबीलों के बीच का युद्ध है। एक बार बहुत पहले यूपीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है, तो ध्यान देना है। तो बेसिकली 10 लाख युद्ध है, इसमें विजेता कौन हुआ, ठीक है, तो इसमें विजेता आपकी कौन है, भरत जन के सुदास जो है उनकी विजय हुई है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, विजय, सुदास किसमें क्या हुई है, विजय हुई है, ठीक है, इसमें क्या है, सुदास की बेसिकली विजय हो गई है, ठीक है, ठीक है। अब इनको लीड कौन कर रहे थे? तो ध्यान देना है, इनको लीड कर रहे थे आपके विश्वामित्र जी कर रहे थे, इनको लीड आपके विश्वामित्र जी कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इनकी जगह पे बाद में कौन बना दिया गया था, गुरु वशिष्ठ बना दिए गए थे, इसी के लिए इन्होंने विरोधियों का साथ दिया था, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास हो गई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।